नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, ये थे पीएन भगवती। ठीक है, याद रखिएगा कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? पीएन भगवती थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने दोस्तों। सेकंड नंबर सवाल है कि संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला कथन है कि यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ना कि एक निजी सदस्य द्वारा। ये सही है दोस्तों। ठीक है, केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ना कि निजी सदस्य द्वारा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ये भी सही है दोस्तों। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये भी सही है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है। ये राज्यसभा द्वारा या फिर स्वीकार या फिर संशोधित नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करते हैं कि धन विधेयक का जो उल्लेख है दोस्तों, ये अनुच्छेद 110 में, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है दोस्तों, याद रखिएगा कि संसद का उल्लेख 79 में है। अगर हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा का उल्लेख दोस्तों, याद रखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं संसद का जो उल्लेख है ये किसमें है? तो 79 में है। और लोकसभा का उल्लेख है दोस्तों 81 में है। और राज्यसभा का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 80 में है। याद रखिएगा, राज्यसभा का जो उल्लेख है अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है और संसद का उल्लेख 79 में है। ठीक है दोस्तों, और धन विधेयक का जो उल्लेख है दोस्तों ये अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है दोस्तों? याद रखिएगा अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 108 में किसका उल्लेख किया गया है? संयुक्त अधिवेशन की उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 4 नंबर सवाल कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? याद रखिएगा कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है दोस्तों? तो ये उप प्रधानमंत्री का। ठीक है, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। लोकसभा उपाध्यक्ष का उल्लेख है दोस्तों, राज्यसभा का उपाध्यक्ष का उल्लेख भी है, राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष का उल्लेख है और उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है दोस्तों संविधान में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान करता है? कौन सा संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या करता है दोस्तों कि राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 को हुआ था। याद सॉरी दोस्तों 1978 को हुआ था। याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि मिनी संविधान कहा जाता है। किसको? तो 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर सवाल। देखिए 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? याद रखिएगा। ठीक है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है, 45 वर्ष है, यानी इनमें से कोई नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, याद रखिएगा कोई भी न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। अवकाश के लिए कितना है दोस्तों? अवकाश के लिए 65 वर्ष है। याद रखिएगा अवकाश के लिए, रिटायरमेंट के लिए कितना है दोस्तों? 65 वर्ष है। ठीक है, लेकिन न्यूनतम आयु यानी कि न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी निर्धारित नहीं किया गया है, यानी कि इसका 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा भारत के जो राष्ट्रपति है अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं ये सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। क्या करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। याद रखिएगा
ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण का करता है, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का, ये सभी का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी का करता है। ठीक है, यानी शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी का करता है। याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले पंचायती राज जो लागू किया गया दोस्तों राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज शुरू किया गया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। याद रखिएगा कब? ठीक है, ये किया गया था 11 अक्टूबर 1950। याद रखिएगा दोस्तों 11 अक्टूबर किया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले किया गया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में किया गया था। ठीक है, पंचायती राज लागू किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि भारत में पंचायती राज से प्रतिनिधित्व करता है, ये सभी करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल। ठीक है, 9 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 9 नंबर सवाल देखेंगे कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा ये किसके अनुसार किया जाता है? तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। ठीक है, क्या होगा? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। भारत में जो राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है ये किसके प्रावधानों में किया जाता है? तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 प्रावधानों के अनुसार किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 10 नंबर सवाल। देखिए 10 नंबर सवाल आपके सामने है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है दोस्तों? याद रखिएगा राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है ये राज्य सरकार समूह के बीच में प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर सवाल। देखिए 11 नंबर सवाल है कि रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों? बिना अपील, बिना दलील या फिर बिना वकील का कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या था? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना ये रॉलेट एक्ट का मेन लक्ष्य था। इसीलिए इसका क्या किया दोस्तों? इस कांग्रेस ने विरोध किया। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 12 नंबर सवाल। देखिए 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे दोस्तों? याद रखिएगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये आत्मीय सभा के संस्थापक थे। याद रखिएगा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने ही क्या किया था दोस्तों? आर्य समाज का स्थापना किए थे। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय दोस्तों। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का स्थापना किया था 1828 में। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेटिंग और राजा राम मोहन राय के दोनों के सहयोग से सती प्रथा को अंत कर दिया गया था। कब? 1829 में कर दिया गया था दोस्तों, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए दोस्तों स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ही 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था दोस्तों? जन गण मन की रचयिता किए थे। ठीक है, राष्ट्रीय गान की रचना किसने किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 13 नंबर सवाल। देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा देवरा, चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ठीक है, ये हुमायूं द्वारा लड़े गए दोस्तों। हुमायूं किसका बेटा है दोस्तों? हुमायूं जो दोस्तों बाबर का बेटा है। ठीक याद रखिएगा। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध कौन कौन सा है? देवरा का युद्ध है दोस्तों, चौसा का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध है, सरहिंद का युद्ध है दोस्तों। ठीक है, ये 4 युद्ध लड़ा गया था किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला आपके सामने है 14 नंबर सवाल। देखिए 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? याद रखिएगा सबसे पहले कि मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था? मालाबार। मालाबार कहां पड़ता है दोस्तों? केरल में पड़ता है। ठीक है, तो ये खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन यानी कि मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम है दोस्तों? खिलाफत आंदोलन का परिणाम है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? ये 1920 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा, और 1922 को समाप्त कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त कर दिया गया था? चौरा चौरी घटना के बाद 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था जिसमें 22 लोग मारे गए थे। ठीक है, याद रखिएगा 22 लोग मारे गए थे। इसी के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या किए थे? स्थगित कर दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 15 नंबर सवाल कि किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए दोस्तों? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहे थे। याद रखिएगा महात्मा गांधी ने क्या कहे थे? कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है
देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, तो महात्मा गांधी के बारे में हमें समझिएगा सबसे पहले कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। याद रखिए कब दिए थे, तो 9 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को क्या शुरू हुआ था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस का जयंती कब है दोस्तों, याद रखिएगा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या है दोस्तों, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनको 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में, याद रखिएगा दोस्तों कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि किसने कहा था कि आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहे थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, याद रखिएगा सयानी जो है, रहीमतुल्ला सयानी जो है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो बदरुद्दीन तैयबजी। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी थे क्या दोस्तों, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। ठीक है, प्रथम अगर हम लोग बात करते हैं कि बदरुद्दीन तैयबजी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना किसने किया था, ए ओ हुम ने किए थे। किसने किए थे, ए ओ हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, 17 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पड़ता है दोस्तों, तो ये बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान कहां पड़ता है दोस्तों, पाकिस्तान में पड़ता है। याद रखिएगा कि मेहरगढ़ कहां पड़ता है, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहां है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो याद रखिएगा किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से। कालीबंगन कहां से दोस्तों, तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा लोथल क्या है दोस्तों, लोथल एक बंदरगाह है। ठीक है, लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे स्थित। कौन सी नदी, भोगवा नदी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 18 नंबर सवाल है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ दोस्तों, याद रखिएगा कनिष्क के समय। किसके समय, तो कनिष्क जो है दोस्तों ये गुप्त वंश का शासक था, कनिष्क। याद रखिएगा, तो कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान के रूप में दिया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि बिंबिसार किस वंश का शासक है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों हर्यक वंश का शासक है। ठीक है, याद रखिएगा बिंबिसार अजातशत्रु दोस्तों ये किस वंश का शासक है, हर्यक वंश का शासक है। ठीक है, याद रखिएगा अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि अशोक के समय में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक, याद रखिएगा दोस्तों अशोक महान। ठीक है, याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला उपदेश कहां दिए थे, सारनाथ में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं 19 नंबर सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, याद रखिएगा तो 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में, तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था, कब किए थे, तो 322 ईसा पूर्व में किए थे। याद रखिएगा 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, याद रखिएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, श्रीगुप्त ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन भारत आया था दोस्तों, याद रखिएगा तो फाहियान। ठीक है, याद रखिएगा कि फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों
21 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? कौन करता था? तो बहलोल लोदी, याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान? तो बहलोल लोदी जो है अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल। 22 नंबर है कि मोहम्मद बिन तुगलक को निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को कल क्रमानुसार सजाएं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि दोआब में कर वृद्धि, ठीक है, उसके बाद राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा, फिर कराचिल अभियान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। पहले 2 होगा, ठीक है, उसके बाद 3 होगा दोस्तों, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद क्या होगा? 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपके सामने 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? दोस्तों याद रखिएगा, केंद्रीय बजट 2021-22। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय बजट 2021-22 जो दोस्तों ये भारत का पहला पेपरलेस बजट है। ठीक है, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला है 24 नंबर सवाल कि पोंग और तापू, ठीक है, पोंग और तापू खाली स्थान राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। दोस्तों याद रखिएगा, पोंग और तापू जो है ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य के लोकप्रिय नृत्य है पोंग और तापू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 25 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? दोस्तों याद रखिएगा, हिमनद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। ठीक है, तो ग्लेशियर जो दोस्तों हिमनद जो है एक जल प्रदूषक नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्रोमियम का संकेत क्या होता है दोस्तों? Cr होता है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं 26 नंबर सवाल, अगर हम लोग देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 26 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इधर खिलाड़ी है दोस्तों, इधर खेल है। अगर हम लोग बात करते हैं सानिया रिचर्ड्स, ये हॉकी के हैं, ये सही है दोस्तों। पॉल पोगाबा, ये फुटबॉल के, ये भी सही है। पामेला जेलिमो, भारोत्तोलन नहीं दोस्तों, ये धावक है, याद रखिएगा, यानी कि सी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। पामेला जेलिमो है दोस्तों, ये धावक है, याद रखिएगा। किरोन पोलार्ड, क्रिकेट, ये सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पामेला जेलिमो दोस्तों क्या है? ये धावक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 27 नंबर सवाल देखिए। 27 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? दोस्तों किसने किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक, याद रखिएगा, डॉक्टर महबूब उल हक जो थे ये विद्वान थे जो मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी। अगला है 28 नंबर सवाल। तो WTO का पूर्ववर्ती नाम था GATT, ठीक है, क्या था दोस्तों? गैट, याद रखिएगा, गैट जो है ये WTO का पूर्ववर्ती नाम है। याद रखिएगा दोस्तों, WTO का जो स्थापना हुआ था ये 1 जनवरी 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। सिलिकॉन वैली, याद रखिएगा, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो ये सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। सिलिकॉन वैली जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को के पास। याद रखिए दोस्तों, गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? याद रखिए, गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था ये 1913 में हुआ था। ठीक है, किसने किया था? तो आगा खां ने किए थे। अगर हम बात करते हैं गदर पार्टी का जो मुख्यालय स्थित है ये सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है दोस्तों 30 नंबर सवाल कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, क्या शामिल है? उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में शामिल है दोस्तों। अगला है दोस्तों 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल आपके सामने है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2010 में किया गया था। याद रखिएगा, NGT यानी कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब किया गया था? 2010 में किया गया था। अगला दोस्तों 32 नंबर कि जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। याद रखिएगा, जलीय वातावरण का, किसका है दोस्तों? जलीय वातावरण का एक जैविक ऑक्सीजन डिमांड जो है एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, जलीय वातावरण का सूचकांक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 33 नंबर सवाल देखिए। 33 नंबर सवाल आपके सामने है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था दोस्तों, क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, विकसित युवा विकसित भारत जो है ये राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय है दोस्तों। विकसित युवा विकसित भारत। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया दोस्तों? याद रखिएगा, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। ठीक है,
अगला है दोस्तों आपके सामने 34 नंबर सवाल कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो संगीत के क्षेत्र से था। किस क्षेत्र से था? संगीत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? दोस्तों याद रखिएगा उत्तराखंड। ठीक है, याद रखिएगा कि 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को? तो उत्तराखंड की राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। अगला है 36 नंबर सवाल कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? द कश्मीर फाइल्स को चुना गया। दोस्तों याद रखिएगा द कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बेस्ट फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है द कश्मीर फाइल्स को। चलिए अगला देखते हैं 37 नंबर सवाल। दोस्तों 37 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं अमरप्रीत सिंह। ठीक है, याद रखिएगा अमरप्रीत सिंह जो दोस्तों ये भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख उप प्रमुख बने हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया? दोस्तों याद रखिएगा 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस दोस्तों याद रखिएगा। 15 जनवरी को दोस्तों याद रखिएगा 15 जनवरी को 15 जनवरी को थल सेना दिवस। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 दिसंबर को दोस्तों नौ सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस। ठीक है, अगला दोस्तों 38 नंबर सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? दोस्तों ये दोस्तों केरल का है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? केरल का है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर सवाल कि 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया? दोस्तों ठीक है, तो याद रखिएगा कितना? तो 17। ठीक है, याद रखिएगा कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने? तो 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया। सबसे ज्यादा वन किस राज्य में? दोस्तों तो एमपी में है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों 40 नंबर सवाल। देखिए 40 नंबर सवाल आपके सामने है कि पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? कितनी टीम भाग लेगी दोस्तों? तो 5 टीम भाग लेगी। याद रखिएगा कि पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? 5। अगला 41 नंबर सवाल है कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो युवा 2.0 योजना। याद रखिएगा 2.0 योजना शुरुआत की किसने? तो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। ये योजना है जो नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2.0 योजना को शुरू किया है, युवा 2.0 योजना। अगला है दोस्तों 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? दोस्तों ये पंजाब से। याद रखिएगा कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक का संबंध भारत किस राज्य से है? पंजाब से है। अगला 43 नंबर सवाल है कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा? दोस्तों याद रखिएगा ये भारत में भी किया जाएगा और श्रीलंका में भी किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, यानी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा? ए और बी दोनों, भारत और श्रीलंका दोनों में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो यह दोस्तों भारोत्तोलन से। ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का जो संबंध है ये भारोत्तोलन से है। अगला दोस्तों 45 नंबर कि बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? दोस्तों याद रखिएगा 2.3% है। कितना है? 2.3%। यानी कि बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का जो कितना प्रतिशत है? 2.3%। अगला दोस्तों 46 नंबर सवाल। देखिए 46 नंबर है कि सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों याद रखिएगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। ठीक है, याद रखिएगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का नया राज्यपाल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अगला है 47 नंबर सवाल है कि यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? दोस्तों याद रखिएगा आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना दोस्तों यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला दोस्तों 48 नंबर सवाल। 48 है कि वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? हयाकोरी में। कहाँ किया गया था? हयाकोरी दोस्तों किया गया था। याद रखिएगा संयुक्त सेनाभ्यास कहाँ किया गया था? हयाकोरी। ठीक है, तो वीर गार्जियन संयुक्त सेनाभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया हयाकोरी में। अगला है 49 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? दोस्तों याद रखिएगा ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का जो शुभारंभ है ये नई दिल्ली
दिल्ली में किया गया है। अगला दोस्तों 50 नंबर सवाल देखिए। 50 नंबर सवाल है कि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। याद रखिएगा, सूर्य कुमार यादव को दिया गया है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। ठीक है, किसको दिया गया है? सूर्य कुमार यादव को। अगला है दोस्तों 51 नंबर सवाल आपके सामने है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? ये विज्ञान से है। ठीक है, याद रखिएगा कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का जो संबंध है ये किस क्षेत्र से है? यह है दोस्तों विज्ञान से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों 52 नंबर सवाल। देखिए 52 नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कितनी बार लोकसभा सभा हेतु चुने गए थे? तो 7 बार। कितनी बार? 7 बार चुने गए थे। कौन? वो है दोस्तों शरद यादव। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला है 53 नंबर सवाल कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितनी दिनों की यात्रा पूरी की है? तो 51 दिनों की यात्रा पूरी कर चुकी है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? 51 दिनों की। ठीक है, अगला है दोस्तों 54 नंबर सवाल। देखिए 54 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया गया है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 7 नर आएंगे और 5 मादा आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत सरकार ने किस देश से? तो दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया गया है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? हरारे। याद रखिएगा। ठीक है, सूडान की राजधानी क्या है दोस्तों? खार्तूम। याद किया, खार्तूम जो सूडान की राजधानी है। केन्या की राजधानी क्या है दोस्तों? नैरोबी। ठीक है, याद रखिएगा। प्रिटोरिया दोस्तों, याद रखिए ब्लूम फाउंटेन, ये सब दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। ठीक है, अगला दोस्तों 55 नंबर सवाल आपके सामने है कि पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है दोस्तों? तो सुधा मूर्ति। याद रखिएगा सुधा मूर्ति क्या है दोस्तों? पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। अगला देखेंगे दोस्तों 56 नंबर सवाल। देखिए 56 नंबर सवाल है कि प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। याद किया, 11 फरवरी को प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 57 नंबर सवाल है कि शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया दोस्तों बांग्लादेश का। याद रखिएगा कि शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का? तो बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, त्रिपुरा जो दोस्तों बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। याद रखिएगा बांग्लादेश सबसे ज्यादा भारत के साथ सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर? तो 40 से 96 किलोमीटर। याद रखिएगा। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 58 नंबर सवाल। देखिए 58 नंबर है कि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? ये किया गया था दोस्तों 1983 में किया गया था। याद रखिएगा 1983 में दक्षिण गंगोत्री की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 59 नंबर सवाल। देखिए 59 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इधर जनजाति है दोस्तों, ये आपका जनजाति है, इधर आपका दोस्तों राज्य है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे लिंबू जनजाति सबसे अधिक सिक्किम में पाया जाता है। कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश, नहीं दोस्तों गलत है, यानी कि 2 गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डोंगरिया जनजाति सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कार्बी जनजाति जो सबसे दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा असम में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? असम में, यानी कि हिमाचल प्रदेश गलत है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 1 और 3 क्या है दोस्तों? सही है। क्या पूछ रहा है? उपयुक्त में कौन सही सुमेलित है? 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा। ठीक है, तो लींबू सबसे ज्यादा सिक्किम में पाया जाता है, कार्बी सबसे ज्यादा असम में पाया जाता है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा डोंगरिया सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 59 का। ठीक है, अगला दोस्तों 60 नंबर सवाल। देखिए 60 नंबर सवाल आपके सामने है कि एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? मिशिगन झील है, जो अमेरिका में स्थित है। याद रखिएगा अमेरिका में दोस्तों मिशिगन झील। सुपीरियर झील दोस्तों विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी का झील सुपीरियर झील। सबसे गहरी झील बैकाल झील दोस्तों। याद रखिएगा। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? मिशिगन झील, जो कहाँ स्थित है? यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 61 नंबर सवाल है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत की मात्रा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों 0.01%। क्या दोस्तों वायुमंडल में हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 0.01%। अगर नाइट्रोजन पूछे कितना परसेंट है? तो 78% है दोस्तों। याद रखिएगा। अगर ऑक्सीजन पूछे तो 21% ऑक्सीजन दोस्तों वायुमंडल में। ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 0.03%। याद रखिएगा 0.03% क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 62 नंबर सवाल।
62 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ये है दोस्तों पेरुवियन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये गर्म जलधारा नहीं है बल्कि सुसीमा जलधारा गर्म जलधारा है। एल नीनो जलधारा दोस्तों ये गर्म जलधारा है। ये दोस्तों पेरुवियन जो जलधारा ये गर्म जलधारा नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण है स्थल तथा समूहों का विभेदी तापमान। याद रखिएगा स्थल तथा समूहों का विभेदी तापमान। ये क्या है दोस्तों? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण है स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों आप 64 नंबर सवाल देखिए। 64 नंबर सवाल है कि नौकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा ये मेघालय में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा ये मेघालय में स्थित है नौकरेक जैव मंडल, ठीक है। अगला है दोस्तों 65 नंबर कि कौन सा डेल्टा कैप कैमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा यह स्थित है कोरोमंडल तट, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि कौन सा डेल्टा कैप कैमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 66 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है दोस्तों? तो सापेक्ष घनत्व का। याद रखिएगा सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है। अगला है 67 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो पृष्ठ तनाव का। याद रखिएगा पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 68 नंबर सवाल। 68 है यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है दोस्तों शून्य कार्य होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा शून्य होता है। यदि किसी वस्तु पर वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर कार्य किया गया शून्य होता है, ठीक है। चलिए अगला है 69 नंबर सवाल। 69 नंबर सवाल है कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा यह दोस्तों ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, ये भी सही है दोस्तों। ऊर्जा को कोई रूपों में संग्रहित किया जाता है और मापा जाता है, ये भी सही है। रूपांतरण के दौरान निर्गित ऊर्जा निर्वात में जाती है, गलत है दोस्तों, यानी कि क्या है? सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सत्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 70 नंबर सवाल। देखिए क्या कह रहा है। 70 नंबर सवाल है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी दोस्तों? याद रखिएगा जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, यानी कि याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, ठीक है। तो कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? जब वह पत्थर जो है किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, ठीक है, तब वो क्या दिखाएगी? सबसे कम भार दिखाएगी, यानी कि 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है दोस्तों 71 नंबर सवाल। 71 नंबर है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी है। क्या है दोस्तों? यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य है दोस्तों, अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें जो होती है ये अनुदैर्घ्य होती है। अगला है 73 नंबर कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। याद रखिएगा हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक होता है ये केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। अगला है दोस्तों 74 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। 74 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 74 नंबर सवाल है कि निम्न में से, याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा उच्च गलनांक और क्वथनांक। याद रखिएगा दोस्तों उच्च गलनांक और क्वथनांक जो है ये सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है, बल्कि जैसे कि निम्न गलनांक और क्वथनांक ये है दोस्तों, ठीक है। उष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक ये भी है। जल में अविलय और कार्बनिक विलयकों में विलय ये भी है। उच्च गलनांक और क्वथनांक जो दोस्तों ये सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। अगला है दोस्तों आपके सामने, अगला है 75 नंबर सवाल। देखिए 75 नंबर सवाल है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग किया जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अगला है 76 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व धातु है दोस्तों, यह है दोस्तों लिथियम। क्या है? लिथियम, ठीक है। याद रखिएगा क्या है? लिथियम, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है। अगला है दोस्तों 77 नंबर सवाल। देखिए 77 नंबर सवाल है कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम
कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? तो आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? आयनन ऊर्जा की। चलिए अगला देखते हैं 78 नंबर सवाल। देखिए 78 नंबर सवाल है कि निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है प्रति अम्ल के संघटक के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 79 नंबर सवाल आपके सामने है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है दोस्तों? याद रखिएगा, ब्रोमीन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? ब्रोमीन। ठीक है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? ब्रोमीन गैस बनती है। अगला है दोस्तों 80 नंबर सवाल। देखिए 80 नंबर सवाल आपके सामने है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है दोस्तों? क्या कहा जाता है? इसे संक्षारण कहा जाता है। याद रखिएगा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। चलिए अगला देखते हैं 81 नंबर सवाल। देखिए 81 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन है दोस्तों? अच्छा वर्णन करता है तो इथोलॉजी। याद रखिएगा कि कौन सा शब्द? तो इथोलॉजी जो है ये पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगला है दोस्तों आपके सामने 82 नंबर सवाल कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को। याद रखिएगा, नाभिक को कोशिका का कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किस को? तो नाभिक को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 83 नंबर सवाल। देखिए 83 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है दोस्तों? तो स्क्लेरेन काइमा। याद रखिएगा, स्क्लेरेन काइमा जो है ये अस्थायी ऊतक जो है एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। ठीक है, अगला है 84 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है दोस्तों? याद रखिएगा, केसिन जो दोस्तों ये दूध का प्रोटीन है। याद रखिएगा, केसिन क्या है? ये दूध का प्रोटीन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 85 नंबर सवाल। देखिए ठीक है, 85 नंबर सवाल आपके सामने है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दोस्तों समरूप अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समरूप अंग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 86 नंबर सवाल। देखिए 86 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः परजीवी का उदाहरण है दोस्तों? याद रखिएगा। ठीक है, फीता कृमि। ये फीता कृमि क्या है? ये अंतः परजीवी का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला 87 नंबर सवाल कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ये दोस्तों नीला होता है। याद रखिएगा, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है दोस्तों। अगला है 88 नंबर सवाल आपके सामने है। 88 नंबर सवाल क्या है दोस्तों कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है दोस्तों? तो हृदय पर की जाती है। याद रखिएगा, मानव शरीर के किस अंग पर? तो हृदय पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। अगला है 89 नंबर सवाल कि मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है दोस्तों? यह है दोस्तों याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, याद रखिएगा कि मनुष्यों में बौनेपन के लिए तो पीयूष ग्रंथि मनुष्य में बौनेपन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। अगला है 90 नंबर सवाल। देखिए 90 नंबर सवाल है कि इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो मधुमेह। याद रखिएगा, जो व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है वो रोगी भी नेत्रदान कर सकता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? मधुमेह रोग होता है। याद रखिएगा, रेबीज टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था रेबीज टीके की खोज। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था दोस्तों। याद रखिएगा, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज बीमारी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, मधुमेह रोग होता है दोस्तों। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 91 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है दोस्तों? तो निकोटीन। याद रखिएगा, निकोटीन जो है ये तंबाकू में मौजूद होता है। ठीक है, कॉफी में कैफीन होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 92 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, उपरोक्त सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है दोस्तों 93 नंबर सवाल। देखिए 93 नंबर सवाल है कि सेन वैट का संबंध है दोस्तों। याद रखिएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेन वैट का जो संबंध है ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल आपके सामने 94 नंबर सवाल देखिए। 94 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने क्या है, 94 नंबर सवाल है कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी दोस्तों। ये किया गया था दोस्तों 1862 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार कब शुरू किया गया था, 1862 में किया गया था। अगला दोस्तों 95 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ये दोस्तों साख सृजन, ठीक है, साख नियंत्रक ये है दोस्तों, मौद्रिक नीति का निर्माण ये भी है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में ये भी है, साख सृजन नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में रिजर्व बैंक का जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, जो 25वें गवर्नर है दोस्तों, ठीक है। 95 था दोस्तों आपका जीके जीएस का। आगे दोस्तों 96, 97, जो 98, 99, 100 जो है दोस्तों, ये आपका मैथ का सवाल है दोस्तों। हमने टोटल आज डिस्कशन कर लिया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।